आजकल जब रॉ या सीआईए का नाम आता है तो दिमाग में क्या आता है? हाईटेक गैजेट्स, सैटेलाइट्स, है ना? लेकिन जरा सोचिए, उस जमाने में जब न इंटरनेट था न टेलीफोन, एक बहुत बड़े साम्राज्य पर, वो भी 300 साल तक, हुकूमत करने के लिए एक खुफिया नेटवर्क चलाना कितना मुश्किल रहा होगा। मुगलों ने, पता है, ठीक यही कर दिखाया था। तो आज हम उनके उसी जबरदस्त, अविश्वसनीय सिस्टम की परतें खोलने वाले हैं। यही तो वो सवाल है जो सबसे ज्यादा हैरान करता है। हजारों मील दूर कोई बगावत की साजिश रच रहा है और दिल्ली में बैठे बादशाह को उसकी भनक लग जाती थी। कैसे? इसका जवाब छिपा है मुगलों के उस बेहतरीन जासूसी नेटवर्क में, जो किसी भी जंग को ना शुरू होने से पहले ही खत्म करने की ताकत रखता था। तो चलिए इस सिस्टम की जड़ों को समझते हैं। देखिए, मुगलों ने ये खुफिया सिस्टम एकदम जीरो से शुरू नहीं किया था, बल्कि उन्होंने भारत की जो पुरानी जासूसी परंपराएं थीं और मध्य एशिया के अपने जो तजुर्बे थे, उन दोनों को मिलाकर एक ऐसा बेजोड़ सिस्टम तैयार किया जो उस जमाने के हिसाब से बहुत बहुत आगे था। तो मुगलों के आने से बहुत पहले से ही हिंदुस्तान में जासूसी की जड़ें काफी गहरी थीं। चाणक्य के गढ़ पुरुष से लेकर खिलजी के बरीद सिस्टम तक खुफिया जानकारी हमेशा से ही सत्ता का सेंटर पॉइंट रही है। लेकिन 1526 में जब बाबर आया तो उसने इस पूरे खेल के नियम ही बदल दिए। वो अपने साथ जंग का एक बिल्कुल नया नजरिया लेकर आया था। बाबर का मानना साफ था, तलवार से एक जंग जीती जा सकती है, लेकिन सही जानकारी से पूरा युद्ध जीता जा सकता है। पानीपत की लड़ाई में उसकी जीत की एक बहुत बड़ी वजह इब्राहिम लोदी की सेना में मौजूद उसके अपने जासूस थे। कहते हैं कि एक जासूस ने तो घास काटने वाले का भेष धरकर लोधी के हाथियों की सबसे बड़ी कमजोरी का पता लगा लिया था। यही वो सोच थी जिसने मुगलों की नींव को इतना मजबूत बनाया। तो बाबर ने एक सिद्धांत तो बना दिया कि जानकारी ही असली ताकत है, लेकिन एक इंसान की सोच को पूरे साम्राज्य में फैले एक सिस्टम में किसने बदला? वो थे अकबर। अकबर ये बात अच्छी तरह समझ गया था कि काबुल से लेकर बंगाल तक फैले इतने बड़े और विविध साम्राज्य पर हुकूमत करने के लिए किसी एक दो जासूस पर नहीं, बल्कि एक पूरे सिस्टम पर भरोसा करना होगा। और इस सिस्टम की रीढ़ की हड्डी थे वाकिया नवीस, यानी के समाचार लेखक। ये कोई आम जासूस नहीं थे, नहीं, ये वो अधिकारी थे जिन्हें सीधे बादशाह अपॉइंट करता था। उनका सिर्फ एक काम था, सूबे की हर छोटी बड़ी घटना को रिकॉर्ड करो और सीधे बादशाह को भेजो, वो भी स्थानीय गवर्नर को बताए बिना। इससे गवर्नरों पर एक तगड़ी लगाम लगी रहती थी। अब सवाल ये है कि ये खबरें राजधानी तक पहुंचती कैसे थीं? यहाँ पर अकबर ने शेरशाह सूरी के डाक चौकी सिस्टम को एक बिल्कुल नए लेवल पर पहुंचा दिया। मुख्य सड़कों पर हर 8 से 12 किलोमीटर पर रिले स्टेशन बनाए गए। इन स्टेशनों पर हरकारे तैनात रहते थे, जो अक्सर मेव समुदाय से होते थे और अपने जबरदस्त स्टैमिना के लिए जाने जाते थे। ये लोग सच्ची में बादशाह की आंख और कान थे। जरा इस चार्ट पर नजर डालिए, यहाँ आपको इस सिस्टम की असली ताकत दिखेगी, और वो है रफ्तार। सोचिए, एक आम मुसाफिर को गुजरात से आगरा जाने में लग जाते थे करीब करीब 2 हफ्ते। वहीं एक मुगल हरकारा वही दूरी सिर्फ 5 से 6 दिन में पूरी कर लेता था। कमाल है ना, है ना? लोक कथाओं में तो यहाँ तक कहा जाता है कि वो अपना स्टैमिना बढ़ाने के लिए सर्जरी करवाते थे या अफीम का इस्तेमाल करते थे। अब ये बातें थोड़ी बढ़ा चढ़ाकर कही गई हो सकती हैं, लेकिन एक बात तो पक्की है, उनकी रफ्तार वाकई में अविश्वसनीय थी। अकबर का बनाया हुआ ये सिस्टम जहांगीर और शाहजहां के दौर में भी बढ़िया चलता रहा, लेकिन ये खुफिया तंत्र अपने चरम पर पहुंचा औरंगजेब के दौर में। औरंगजेब एक बेहद सतर्क और कह सकते हैं शक्की मिजाज का बादशाह था। उसके लिए जानकारी सिर्फ ताकत नहीं थी, बल्कि जिंदा रहने की गारंटी थी। औरंगजेब ने इस सिस्टम को और भी ज्यादा घातक बना दिया। वाकिया नवीस तो थे ही, जो एक पब्लिक पोस्ट थी, सबको पता था, लेकिन औरंगजेब ने खुफिया नवीस यानी सीक्रेट रिपोर्टर्स का एक पैरेलल नेटवर्क खड़ा कर दिया। ये कौन थे, कहाँ थे, इसकी जानकारी सूबे के सबसे बड़े अधिकारी तक को नहीं होती थी। ये आम लोगों के बीच रहते थे और अपनी रिपोर्ट सीधे बादशाह को भेजते थे। औरंगजेब का नियम बिल्कुल साफ था, भरोसा करो, लेकिन हर खबर को बार बार परखो। हर जानकारी को कई अलग अलग सोर्स से क्रॉस वेरीफाई किया जाता था। अगर 2 रिपोर्टरों की खबरों में जरा सा भी फर्क मिल जाता तो सजा बहुत बहुत सख्त होती थी। विश्वसनीयता बनाए रखने का इससे बेहतर तरीका और क्या हो सकता था भला? लेकिन जैसा कि होता है, हर सिक्के का एक दूसरा पहलू भी होता है। इस सिस्टम का एक स्याह पक्ष भी था।
निगरानी इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि लोगों की निजी जिंदगी में भी दखलंदाजी होने लगी। इतालवी यात्री निकोलाओ मनुची ने लिखा है कि लोग अपने घरों के अंदर भी बात करने से डरते थे। मुहतसिब जैसे अधिकारी तो लोगों के नैतिक आचरण पर भी नजर रखते थे। मतलब ये निगरानी अब एक तरह के शोषण में बदल रही थी। तो ये जासूस आखिर काम कैसे करते थे? उनके पास आज की तरह कोई गैजेट्स तो थे नहीं, लेकिन उनके तरीके बहुत ही नायाब और असरदार थे। चलिए अब देखते हैं कि उनके औजार क्या-क्या थे। जासूसों का सबसे बड़ा हथियार था भेष बदलना। वो कभी सूफी संत बन जाते, तो कभी फकीर, कभी व्यापारी, तो कभी कलाकार। समाज में इन लोगों को काफी इज्जत मिलती थी, उन पर कोई आसानी से शक भी नहीं करता था, और इसी का फायदा उठाकर वो दुश्मन के खेमे में आसानी से घुसकर जानकारी जुटा लेते थे। क्या कमाल की तरकीब थी, है ना? और ये तो और भी शानदार बात है कि मुगलों के लिए सिर्फ लोग ही नहीं बल्कि इमारतें भी जासूसी का काम करती थीं। हम किलों और महलों में जो सुंदर जालियां देखते हैं वो सिर्फ हवा या रोशनी के लिए नहीं थीं। उनके पीछे बैठकर गुप्तचर बाहर हो रही सारी बातचीत सुन सकते थे। कुछ गुंबदों को तो विस्परिंग गैलरी की तरह डिजाइन किया गया था, जहां एक कोने में की गई फुसफुसाहट भी दूसरे कोने में एकदम साफ सुनाई देती थी। और संदेश भेजने के तरीके तो और भी हैरान करने वाले थे। रकम इज ज़रबुल मिस्ल, यानी कोड में लिखे गए संदेश जिन्हें अक्सर किसी कविता या व्यापारिक खत में छिपा दिया जाता था। फिर कबूतरबाजी के जरिए ट्रेंड कबूतर इन संदेशों को ढाका से बुरहानपुर जैसी लंबी दूरियों तक पहुंचाते थे। और आखिर में रमजो नवीस नाम के एक्सपर्ट इन कोड्स को डिकोड करके बादशाह तक पहुंचाते थे। ये सचमुच 17वीं सदी का एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग सिस्टम था। तो सवाल ये उठता है कि अगर ये सिस्टम इतना परफेक्ट था तो फिर ये नाकाम कैसे हो गया? असल में इस नेटवर्क की जो सबसे बड़ी ताकत थी वही इसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी बन गई, और इसका पतन मुगल साम्राज्य के पतन का एक आईना साबित हुआ। फ्रांसीसी यात्री फ्रांसवा बर्नियर ने लिखा था कि जासूस अब वो खबरें भेजने लगे थे जो बादशाह सुनना चाहता था, न कि वो जो सच में हो रही थी। देखिए, ये सिस्टम पूरी तरह से अकबर या औरंगजेब जैसे एक मजबूत और चौकस बादशाह पर टिका हुआ था। जैसे ही वो ताकतवर हाथ हटा, इस सिस्टम में दीमक लगनी शुरू हो गई। औरंगजेब की मौत के बाद दिल्ली की गद्दी पर जब कमजोर बादशाह आए तो स्थानीय सूबेदारों ने मौके का फायदा उठाया। उन्होंने वाकिया नवीस को रिश्वत देना शुरू कर दिया ताकि वह उनके खिलाफ कोई भी रिपोर्ट ना भेजें। जो आंख और कान कभी बादशाह के वफादार थे वो अब बिकने लगे थे। सच का दरबार तक पहुंचना धीरे धीरे बंद हो गया और साम्राज्य की नींव खोखली होने लगी। 1707 के बाद ये पूरा सिस्टम ताश के पत्तों की तरह ढह गया। मराठा और अवध के नवाबों जैसी जो क्षेत्रीय ताकतें थीं, उन्होंने मुगलों के ही जासूसों और उनके तरीकों को अपने लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। जासूसों ने बादशाह से वफादारी बदलकर स्थानीय शासकों के लिए काम करना शुरू कर दिया, और आखिर में अंग्रेजों ने इसी डाक के बुनियादी ढांचे को अपनाकर उसे टेलीग्राफ से बदल दिया। लेकिन इसकी विरासत आज भी जिंदा है। क्रॉस वेरिफिकेशन और जमीनी स्तर की रिपोर्टिंग के जो सिद्धांत मुगलों ने स्थापित किए थे, उनकी झलक आज भी भारत की इंटेलिजेंस ब्यूरो जैसी आधुनिक एजेंसियों की कार्यप्रणाली में साफ देखी जा सकती है। तकनीक भले ही बदल जाए, लेकिन जानकारी की अहमियत कभी कम नहीं होती। मुगलों ने ये साबित कर दिया था कि जो जानकारी को नियंत्रित करता है, असल में वही इतिहास लिखता है। ये बात हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ती है। आज के इस डिजिटल दौर में इस जानकारी को कौन नियंत्रित कर रहा है?